नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आज की 3 बड़ी खबरों पर करेंगे विश्लेषण। साथ ही इन खबरों के आखिर क्या है मायने, करेंगे हमारे संवाददाताओं से बात। सबसे पहले बात चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद से जुड़ी खबर की। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चल रहे विवाद के बाद एलएसी पर भारतीय सक्रियता बढ़ गई है, तो लगातार बैठकों में चीन की चुनौती से निपटने की रणनीति पर भी काम चल रहा है। इस सिलसिले में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें जमीनी स्थिति के आकलन को लेकर कई फैसले लिए गए। उन फैसलों के बारे में आपको बताते हैं। बैठक में सीडीएस मौजूद थे, थल सेना प्रमुख मौजूद थे, सेना प्रमुख मौजूद थे, वायु सेना प्रमुख मौजूद थे और ये काफ़ी अहम बैठक थी। रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे। सशस्त्र बलों को चीन के आक्रामक बर्ताव का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी आज़ादी दी गई है। इस बैठक में फैसला हुआ किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ तरीके से जवाब देने के लिए सख्त रुख अपनाने को सेना के निर्देश दिए गए हैं। ज़मीनी हो सीमा या हवाई सीमा हो, रणनीतिक समुद्री मार्ग हो, सभी पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। 3500 किलोमीटर की लगभग इस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात है हमारे तमाम सशस्त्र बल, जो कि चीन से लगती सीमा है। थल सेना ने चीन सीमा पर हजारों अतिरिक्त जवान भेजे हैं, क्योंकि वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, तैनाती बढ़ा दी गई है। वायुसेना ने लेह और श्रीनगर में लड़ाकू विमान किए हैं तैनात। ये अपने आप में इस पूरे घटनाक्रम के बाद में बदली हुई परिस्थितियों की बात है। और सुखोई 30 हो, जगुआर हो, मिराज 2000 हो, लड़ाकू जेट विमान हो या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर, ये सब भी एक तरीके से वहां पे तैयार किए गए हैं। टकराव के दौरान हथियारों के इस्तेमाल ना करने की अब नहीं रहेगी बंदिश। एक बड़ा फैसला है कि हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है तो करना चाहिए, क्योंकि 1996-2005 में जो भारत चीन समझौता हुआ था, उसमें यह सहमति बनी थी कि हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन 1996 के समझौते की धारा 6 में आक्रमण की स्थिति में हथियार इस्तेमाल करने की छूट है, यानी कि प्रावधान है। और अब मौके पर मौजूद जो सेना का कमांडर होगा हथियारों के इस्तेमाल पर ले सकता है फैसला। किसी पॉलिटिकल फैसले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसी स्थिति हो उसके आधार पर फैसला ले सकते हैं। 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी गलवान घाटी में, उसके बाद से ये स्थितियां बदली हैं। झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिन्हें शहादत मिली थी। एक कर्नल भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा इस पूरी झड़प में चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है और बड़ा एक नुकसान हुआ था। और किस प्रकार की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ में लेह से मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। अमृत, अगर बात की जाए इस लिहाज से कि किस तरीके से जो पूरा रक्षा मंत्री की अगुवाई में बैठक हुई है, कई प्रकार के फैसले लिए गए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके माध्यम से सेना को जैसी स्थिति उस हिसाब से फैसला लेने का जब एक अधिकार दे दिया जाता है, तो इसके आखिर मायने क्या होते हैं? ठीक कहा आपने कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये डिसाइड कर लिया कि फ्री हैंड दे दिया जाए फौज को, कि अगर स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है, चाइनीज मिसएडवेंचरिज्म होती है, तो उसका बिफिटिंग रिप्लाई दे इंडियन फोर्सेस। उनको इस बात की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ना रहे कि उनके साथ डिप्लोमेटिक हमारा समझौता है, फौजी समझौता है, जो कंपनी कमांडर है या बटालियन कमांडर है जो ऑन ग्राउंड है, उसको अपने ब्रिगेड कमांडर को या ब्रिगेड कमांडर को कोर कमांडर तक, कोर कमांडर को आर्मी कमांडर की तरफ ना देखना पड़े, हायर कमांडर्स को पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ ना देखना पड़े, रक्षा मंत्रालय की तरफ ना देखना पड़े। आप वहां पर जो लोकल कमांडर है, अगर स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है, मिसएडवेंचरिज्म होती है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये बात प्रधानमंत्री ने भी अपनी सर्वदलीय बैठक में जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया तो वहां कही थी कि फौजों को फ्री हैंड दे दिया गया। आज रक्षा मंत्री ने जब सीडीएस जनरल रावत और तीनों सेना अध्यक्ष वहां मौजूद थे, उनको ये दोबारा रीइटरेट किया कि आप ये नया मैकेनिज्म है, ये न्यू नॉर्मल है कि फौजें अब अपनी डिसीजंस ले सकें और ग्राउंड कमांडर्स डिसीजंस ले सके। कंपनी कमांडर जो कि एक मेजर लेवल का ऑफिसर होता है, प्लेटून कमांडर्स अपने डिसीजंस ले सकें, बटालियन कमांडर्स अपने डिसीजंस ले सकें स्थिति को देखते हुए। इसका बेसिकली रीज़न ये है कि आप ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर दें और अपने हिसाब से स्थिति का जायज़ा ले सके, ताकि जो 15 और 14-15 की रात को जो दर्दनाक वाकया गुजरा, वैसे वाकया ना गुजरे। जी अमृत, एक महत्वपूर्ण चीज है जब इस प्रकार का फैसला होता है और सेना जो कि जमीन पे मौजूद है, जो स्थितियों को खुद झेलती है, उसको जब इस प्रकार के फैसले लेके एक तरीके से छूट दी जाती है, सेना का मनोबल भी बढ़ता है। उस लिहाज से किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप खुद वहां मौजूद इस बात को और बेहतरी से समझ पा रहे होंगे?
बिल्कुल, सेना का मनोबल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बढ़ता है। होता क्या है कि ये बड़ी डिफ़िकल्ट परिस्थितियाँ होती हैं। -30 डिग्री टेम्परेचर, 15,000 फीट पे जहाँ उगता कुछ नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, साँस लेना मुश्किल है। फीचर्स ऐसे हैं कि पहाड़ हैं, 2 पहाड़ों में आपको फ़र्क नहीं दिखता, कुछ गाँव है नहीं, पेट्रोल्स अक्सर अपना रास्ता भूल जाते हैं, जीपीएसेस आते नहीं हैं। तो बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में वहाँ बेसिकली जीना, ज़िंदा रहना ही मुश्किल होता है। और ह्यूमन बॉडी डिज़ाइंड ही नहीं है इन कंडीशंस में वो करना, और उसमें आप मिलिटरीली सक्षम रहें जो दुश्मन है उसके खिलाफ आप अपनी चौकसी पूरी रखें। आपके सेंसेस कंप्लीटली इन सेंसेस होने चाहिए। अगर उस पर दुश्मन का अटैक होता है और आपको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आती हैं कि आपको कम्युनिकेशन बेस के साथ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बेस हायर बेस कमांड के साथ करेगा, जब तक क्लियरेंस आएगी आप बैठे रहें। और दुश्मन इतना शातिर है और इतना बारबैरिक है कि जो हमने देखा जिस तरह से हमारे 20 जवानों को जिस दरिंदगी से उन्होंने शहीद किया, जी। वहां पर तो क्विक ऑन द ग्राउंड थिंकिंग ऑन योर फीट डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। तो अब फौजों में एक मोरल, उनका मॉरल बूस्ट होता है कि हाँ जी, अब हम किसी को वी डोंट हैव टू वॉच आवर बैक, आ जाए फिर जिसने लड़ना है। अगर जी। आप मिस एडवेंचर्स करते हैं तो फिर हम तैयार हैं उसके लिए। जी अमृत, आप लद्दाख लेह के आसपास वहां मौजूद हैं, आप तमाम गतिविधियों पे भी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि हमने देखा कि वायुसेना प्रमुख का भी दौरा हुआ था वहां पे, और उसके बाद भी उनका एक बयान आता है कि हम हर एक सब चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। किस प्रकार की हलचल गतिविधियां आप देख पा रहे हैं आखिर, और उस गतिविधियों के मायने क्या है? देखिए, फुली प्रिपेयर्ड रहने को आज रक्षा मंत्री वाली मीटिंग में भी यही बात हुई, और आई एम श्योर कि सेना अध्यक्षों ने बताया होगा। उनको कहा, तीनों सेनाओं को कहा गया है, वायुसेना को भी, आर्मी को भी, और जो नेवी जो डायरेक्टली इस थिएटर में इन्वॉल्व नहीं है, ईस्टर्न लद्दाख के थिएटर में, के सी लेन्स पर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप करें। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था, लोगों को लगता है कि एयरफोर्स ने बोम्बार्डमेंट की, फौजों ने लड़ाइयाँ की, यही था। नेवी वहाँ पर उनके सी रूट्स ब्लॉक कर दिए थे नेवी ने। तो सेना एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है। तो अब तो उसमें डिप्लोमेटिक एंगल भी होता है कि तमाम देशों का प्रेशर आप यूज़ करते हैं, तमाम इंटरनेशनल फोरा का प्रेशर यूज़ करते हैं दुश्मन पर। तो ये जो फुल प्रिपेयर्डनेस है फौज के हिसाब से, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि कंप्लीटली एयरफोर्स सर्वेलेंस मोड पे है, हाई अलर्ट है। जैसे आपने कहा कि सुखोई 30 MKS हर वक्त, इनफैक्ट मैं सुबह जब उठता हूँ तो जहाज़ों की आवाज़ से उठता हूँ, सूरज की रोशनी से नहीं उठता हूँ। सुबह 5 बजे जहाज सॉर्टीज भरना शुरू कर देते हैं, और ये कॉम्बैट पेट्रोल्स हैं जो फुली इक्विप्ड है, आर्सेनल के साथ ये लैस हैं, आधुनिक हथियारों के साथ जो सॉर्टीज कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि एक तो सर्वेलेंस, दूसरा के शॉर्ट नोटिस पे अगर जहाज स्क्रैम्बल करने पड़े, ले एयरबेस तैयार है, थॉयस एयरबेस तैयार है, श्रीनगर एयरबेस तैयार है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड डीबी और दौलत बेग ओल्डी तैयार है कि अगर जरूरत पड़ती है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स उड़ रहे हैं, निगरानी रखी हुई है कि अगर जो बिल्डअप है एलएसी के अक्रॉस चाइनीज साइड पे वो मिस एडवेंचरिज्म की सोचें भी, तो एयरफोर्स उस वक्त रिएक्ट कर सके। थल सेना की बात करूं तो बड़े कॉन्वॉयज मैं मूव करते हर रोज देख सकता हूं सड़कों पर। तो इंडियन थल सेना ने, भारतीय थल सेना ने जो एलएसी पे उनकी डिप्लॉयमेंट थी, डिफेंसेस थे, उनको और स्ट्रेंथन किया है अपनी पोजीशंस को, कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो बैकअप देने के लिए तैयार रहें। जी अमृत, एक चीज और की हमने देखा था कि कमांडर स्तर पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में बातचीत का एक सिलसिला हुआ 15 जून की इस घटना के बाद में। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हम संभावना देख पा रहे हैं इस बात को लेकर कि और कोई कमांडर स्तर की बातचीत हो, और जो ये स्टैंड ऑफ हुआ है इस प्रकार की घटना ना हो, इस पर भी सहमति बने, और किस तरह से आगे बात बढ़ती दिखाई पड़ रही है? पिछले 2 दिनों में तो कोई मिलिट्री कमांडर्स की मीट नहीं हुई है। परसों हुई थी, मतलब 2 दिन पहले हुई थी मेजर जनरल लेवल टॉक्स, पर बटालियन कमांडर्स एक दूसरे से हॉटलाइन पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो बात करते हैं। एसेंशली इन मीटिंग्स का मकसद ये है कि जो स्टैंड ऑफ, अब आज छठे हफ्ते का लास्ट दिन है, तो 6 वीक्स हो गए हैं। कल से 7वां हफ्ता शुरू हो जाएगा। मई 5 को जब पैंगोंग तिस्सो पे झड़प हुई थी हमारे फौजियों की, फिर 9 मई को नॉर्थ
मौत सिक्किम में हुई थी चीनी फौजियों और भारतीय फौजियों को, फिर 15 तारीख की 14 तारीख की रात को वो जो वाकया हुआ वो हम सब जानते हैं। तो मिलिट्री कमांडर्स आपस में बात कर रहे हैं कि इसको डिफ्यूज कैसे किया जाए, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। जो अग्रीमेंट 6 जून को कोर कमांडर 14 कोर के जनरल हरविंदर सिंह और उधर के साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के जनरल लुई लिन के बीच में मुज़ाकरात हुई थी, उस मुज़ाकरात को में जो सहमति बनी थी उसको आगे कैसे लेके जाया जाए, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को कैसे लेके जाया जाए। तो लगातार ये बातें हो रही हैं और रक्षा मंत्रालय ने और आर्मी कमांडर्स ने ये कहा है कि ऐसी बैठकें होती रहेंगी जैसे स्थिति उत्पन्न होती है जिस जिस सेक्टर में। तो सेक्टर कमांडर्स, डिव कमांडर्स आपस में संपर्क में हैं। जी शुक्रिया अमृत, इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आज की दूसरी बड़ी अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। जो लोग हमें जोड़े साथ लाएं वही तो योग है, जो दूरियां को खत्म करे वही तो योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना दिखाता है कि योग के प्रति लोगों का उत्साह कितना बढ़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े साथ लाए वही तो योग है, जो दूरियों को खत्म करे वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग मानवीय एकता के शक्ति के रूप में उभरा है और इससे मानवता का बंधन मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा है कि योग में भेदभाव नहीं है, यह जाति, रंग, लिंग, विश्वास और अन्य चीजों से काफी परे है। योगा एनहेंस आवर क्वेस्ट फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। इट हैज इमर्ज्ड एज ए फोर्स फॉर यूनिटी and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith, and nations. Anybody can embrace yoga. प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्राणायाम की विशिष्टता का वर्णन करते हुए कहा कि कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र पर हमला करता है। हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम, यानी कि श्वास संबंधी व्यायाम। कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं, ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। इसमें शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं।
और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिहाज से एक बड़ा मौका, लेकिन कोरोना की वजह से ज्यादा उस प्रकार से बड़ा आयोजन हम नहीं देख पाए, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री के संबोधन की बात करें, क्या बड़ा मैसेज निकल के आता है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रधानमंत्री के संबोधन पे? आरेंद्र, आयोजन भले ही बड़ा ना हो, लेकिन इसका साइज और स्केल लगातार बढ़ा है। इस कोविड के परिप्रेक्ष्य में लोगों ने ग्लोबली योग को अब और भी ज्यादा एक्सेप्ट किया है, क्योंकि जानते हैं कोविड से अगर लड़ना है तो योग एकमात्र वो सोल्यूशन हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए। आर्यन, आप उसको इस तरह से समझिए कि आज योगा को इंडिया का एक तरह से सॉफ्ट पावर के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया भर के अंदर एक योग को भारत का सॉफ्ट पावर माना जा रहा है। ऐसे में आप देखिए कि चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक देख लीजिए, स्पोर्ट्स पर्सन को देख लीजिए, विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आप उनको देख लीजिए, आमो खास हर कोई एक तरह से योग करता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ दुनिया भर के अंदर जितने भी हमारे मिशंस हैं या फिर ग्लोबली आप देखिए लोग योग करते हुए नजर आए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि योग को एक तरह से इस तरह से देखा जा रहा है कि इस कोविड के परिप्रेक्ष्य में अगर कोविड का कोई मुकाबला कर सकता है तो जो योग को भारत ने जिस योग को दुनिया को दिया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसेज की जाए तो ये थी कि योग कैसे हमको यूनाइट कर रहा है। और जो वीडियो ब्लॉगिंग की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी कि आप अपने और अपने परिवार के साथ में या योग की कोई वीडियो को बना के दीजिए, तो बाइक जो बेसिकली संचालन कर रहा था उसको काफी भारी संख्या में केवल भारत से ही नहीं दुनिया भर से काफी बड़ी संख्या में लोगों ने व्लॉग्स और वीडियो के माध्यम से अपने योग करते हुए जो क्रियाओं को भेजा है। तो ये रिस्पॉन्स अपने आप में दर्शाता है कि योगा का जो ये स्तर है जो भारत ने प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर आज से लगभग 6 साल पहले, वो ग्लोबली कितना एक्सेप्टेड हुआ, इसका साइज और स्केल कैसे साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री के जो बड़े मैसेजेस की बात करी तो अगर आज उसके सारांश को समझने की कोशिश करें तो ये रहा कि योग कैसे जोड़ने का काम कर रहा है। नंबर 1, योगा कैसे आपको स्वस्थ रखने का काम कर रहा है, और स्वस्थ अगर आप स्वस्थ है तो आपका समाज स्वस्थ है और आपका देश स्वस्थ है और एट द एंड पूरी दुनिया स्वस्थ है। तो आत्म साक्षात्कार करने की बात हो या अपने आप को स्वस्थ रखने की बात हो, ये तमाम चीजों का जवाब एकमात्र योग है जो कि योग हमें प्रोवाइड कर रहा है। और इसी दिशा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि लोग योग करें और योग को दैनिक जीवन में अपनाएं। जी, अगर वर्तमान समय की बात की जाए अरुण, तो सबसे बड़ी चुनौती दुनिया भर के सामने कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर है, और ये शायद इससे लड़ने का जब तक क्योंकि दवा और वैक्सीन अभी बनी नहीं है, तो ऐसे में आपके शरीर की ताकत अंदर से कितनी है वो मैटर करती है, इम्यूनिटी सिस्टम की बात। उस लिहाज से योग बहुत एक कारगर है और शायद स्वीकार्यता भी इसलिए ज्यादा बढ़ती दिखाई पड़ रही है योग की पूरी दुनिया भर में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसेज को समझें तो इस कोविड के लिहाज से उन्होंने 2 बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहली बात कि किस तरह से योग आज की तारीख में लोग एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करना है तो उन्होंने प्राणायाम करने की बात को कहा है कि आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम बेसिकली आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इसको मजबूत करता है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ावा देता है। अभी तक हमने देखा कि ग्लोबली एक्सेप्ट है कि लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जो जूझ रहे होते हैं वो योग को अपनाते हैं, बीमारियों से जो लोग जूझ रहे होते हैं योग को अपनाते हैं। लेकिन अब कोविड के परिप्रेक्ष्य में भी अब लोग योग को अपना रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह कि भारत के रिकवरी रेट की बात की जाए तो 55% को भी आज रिकवरी रेट पार कर चुका है। जो डॉक्टर्स भी हैं वो भी इस चीज को सजेस्ट कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को कि आप अपनी दवाइयां लीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो बताया गया है कि आप काढ़ा पीजिए, योग कीजिए, इस बात को डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि साइंस भी इस बात को मान रहा है कि आप योग कीजिए, इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा। और प्राइमरीली जो कोविड जो आपकी प्राइमरीली अपनी पल्मोनरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, तो आप अगर अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लेते हैं योग के माध्यम से तो इससे कोविड के खिलाफ जो जंग हमारी है उसको जीतने में और भी ज्यादा हमें आसानी हो जाएगी। तो ये एक तरह से बड़ा मैसेज निकल करके प्रधानमंत्री का आया कि आप आसन कीजिए, योगासन कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप जो प्राणायाम है उसको भी अपनाएं जिससे कि कोविड के सामने की लड़ाई को जीता जा सके। अरुण, लेकिन एक चुनौती ये भी है कि योग जो है वो एक दिन तक सीमित ना रहे, लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बने, रोज की दिनचर्या का हिस्सा बने, लाइफस्टाइल का हिस्सा बने। इस लिहाज से एक बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया भर में देखने को मिला है, लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा वर्ग अभी है जिसका भी जुड़ना बाकी। आपको लगता है कि उस लिहाज से किस तरीके से इतने बड़े जो स्तर का मौका होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, वो कितना बड़ा एक रोल अदा करेगा और आने वाले समय में और ज्यादा लोग जुड़ेंगे?
आर्यन, एक बात कही जाती है कि मॉडर्निटी ब्लेंड्स विथ योर कल्चर। तो जब कल्चर और मॉडर्निटी ब्लेंड हो जाता है तो आज का हम परिप्रेक्ष्य देख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आज योग है तो कल्चरली हजारों साल पुराना, लेकिन अब मॉडर्न तरीके से पेश किया जा रहा है। आप देखिए कई सारे स्टार्टअप्स आज की तारीख में खुल रहे हैं जो योग पर केंद्रित है, जो कि योग सिखा रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं। आप इस बात को जानकर के हैरान रह जाएंगे आर्यन कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो अब योग सर्टिफिकेशन के लिए भारत में आयुष मंत्रालय के पास अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो योगा का सर्टिफिकेशन चाहते हैं। अगर आप प्ले स्टोर को खोलेंगे आज की तारीख अपने मोबाइल के अंदर, तो प्ले स्टोर में ऐसी हजारों ऐप्स आपको मिल जाएंगी जो कि आपको योग सिखा रही है, योग जी। एनिमेटेड माध्यम से सिखाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, योग केवल 21 जून का दिन नहीं होना चाहिए, योग जी। दैनिक जीवन का एक तरह से पार्ट होना चाहिए। तो एक जैसे मॉडर्निटी है, आज का जो मॉडर्न जो युवा है वो प्राइमरी यही कोशिश कर रहा है कि मॉडर्न तरीके अपना करके कैसे जो हमारा कल्चरली रिच योग है उसे अपनाया जा सके और इसे जी। हमारे जीवन का, रोज के जीवन का पार्ट बनाया जा सके। शुक्रिया अरुण, इस पूरी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज सुबह 9:15 पर शुरू हुआ और यह दोपहर 3:04 तक रहा। भारत में यह सूर्य ग्रहण 2:28 पर समाप्त हो गया। देश के विभिन्न भागों से इस सूर्य ग्रहण को देखा गया। कोरोना महामारी के कारण कई जगहों से सूर्य ग्रहण का वेबकास्ट भी किया गया। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आया। वहीं देश के अन्य हिस्सों में इसे आंशिक सूर्य ग्रहण के तौर पर भी देखा गया। भारत के विभिन्न स्थानों से रिंग ऑफ फायर का नजारा देखने को मिला। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर और देहरादून में भी परफेक्ट रिंग देखने को मिली है। अपने आप में ये खगोलीय घटना थी जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने इसका नजारा लिया, इसको देखा और अपने आप में इस खगोलीय घटना के साक्षी बने। उधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में डायमंड रिंग देखने को मिली है। सिरसा में भी दिखी रिंग ऑफ फायर और वहां पर दिन में ही एक तरीके से अंधेरा हो गया इस पूरी खगोलीय घटना के दौरान। उधर उत्तराखंड के देहरादून से भी सूर्य ग्रहण पर खास तस्वीरें देखने को मिली हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने इस नज़ारे को देखा है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता आशुतोष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आशुतोष, धार्मिक मान्यता भी बहुत कुछ जुड़ी है ग्रहण के साथ में और आप इस वक्त संगम नगरी में मौजूद हैं। किस प्रकार की धार्मिक बातें जुड़ी हैं और किस प्रकार से ग्रहण के बाद में एक पूरा अनुष्ठान होता है, क्योंकि प्रयागराज में इस प्रकार की गतिविधियां बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलती है, लोग स्नान करने आते हैं। बिल्कुल अरेंद्र, जिस तरीके से सूर्य ग्रहण का आज प्रभाव था और पूरे दिन तक लगभग 6 घंटे 10 मिनट जो है प्रयागराज में इसकी अवधि बताई जा रही थी खगोल शास्त्रियों के द्वारा। निश्चित रूप से एक धार्मिक महत्व का जो है विषय होता है प्रयागराज के लिए, और खासतौर पर उस वक्त में जब एक ऐसी महामारी पूरे दुनिया में फैली हुई है जिससे पूरा देश भी प्रभावित है। ऐसे में किस तरह से इस धार्मिक अपनी आस्था को व्यक्त किया जाए, किस तरह से उस धार्मिक आस्था को मनाया जाए, इसको लेकर के कहीं न कहीं उहापोह थी। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे ये पूरा संगम का क्षेत्र है जहां आज सुबह से ही श्रद्धालु आ रहे थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सूर्य ग्रहण या किसी भी ग्रहण के बाद जो यहाँ पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा करता था, आज उसमें कहीं ना कहीं पूरी कमी दिखाई दे रही थी। लोगों में इस बात को लेकर के चेतना थी कि जिस तरह से कोरोना पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, उससे बचते हुए हमें अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना है। इसके साथ ही अरेंद्र, खास तौर पर अगर हम कहें तो ये खगोल शास्त्रियों के लिए और खगोल वैज्ञानिकों के लिए आज का यह सूर्य ग्रहण जो है कहीं न कहीं महत्वपूर्ण था। और जहां तक प्रयाग की बात है, प्रयाग में जो है खगोल शास्त्रियों के लिए जो है नहीं बल्कि खगोल ज्योतिषाचार्यों के लिए आज का यह दिन जरूर महत्वपूर्ण था। ग्रहों की चाल की गणना, उन ग्रहों के परिणाम क्या होंगे, उन ग्रहों के जातकों पर असर क्या होंगे, किस तरह से वो राशियों को प्रभावित करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर के तमाम ज्योतिषाचार्य पिछले कई दिनों से लगातार लगे हुए थे। और आने वाले दिनों में किस तरह से यह जो है देश की राजनीति को, देश के तमाम आर्थिक परिस्थितियों को और देश की ताकत को, यहाँ के लोगों को, सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करेगा, इसको लेकर के ज्योतिषाचार्य अलग अलग अपना भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अरेंद्र जी, आशुतोष, एक चीज है कि इस प्रकार की जो खगोलीय घटना होती है, ग्रहण होता है, तो उसको लेकर विज्ञान और आस्था के बीच में एक टकराव सा देखने को मिलता है। दोनों के अपने अलग अलग प्रकार के तर्क होते हैं, बातें होती हैं। आप चूंकि वहां मौजूद है, आपने तमाम लोगों से बातचीत भी की होगी, किस प्रकार की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आज की इस खगोलीय घटना को देखने को रही? लोगों की क्या बात आपके साथ साझा की लोगों ने? बिल्कुल अरेंद्र, इस सवाल को लेकर के आज सुबह से ही मैंने प्रयाग के घाट पर कम से कम 2 पीढ़ियों पे
से बात जरूर की। एक वो पीढ़ी जो परंपरा के नाते बिना किसी प्रयोग के, उसके बाप दादा, उसके पुरखे यहां पर आते थे, ग्रहण के बाद संगम में स्नान करते थे, दान पुण्य करते थे, एक परंपरा के नाते वो यहां पर चल करके आए थे। वो कोई शोध नहीं चाहते हैं, कोई प्रयोग नहीं चाहते हैं। लेकिन ठीक वहीं दूसरी पीढ़ी इसे खगोल शास्त्र की एक अविस्मरणीय अद्भुत घटना बताती है, प्रकृति की एक चाल बताती है। साथ में वह इस बात का विरोध करती है कि इसको लेकर के तमाम सारी जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि ग्रहण होने के बाद ऐसा होता है, वैसा होता है, इस तरह की तमाम सारी बातों को लेकर के उनका विरोध है। साथ में उनको कहना है कि अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष की अंकगणित के अनुसार, ज्योतिष भाष्य के अनुसार कोई गणितीय निष्कर्ष निकलता है या फिर वैज्ञानिक आधार पर इस जो है पूरे सूर्य ग्रहण की व्याख्या होती है, तो जरूर हम स्वीकार करेंगे। लेकिन दोनों मत कहीं न कहीं आपस में जो है इस प्रयाग की ही धरती पर नहीं, सब जगह बराबर साथ साथ चलते हैं। लेकिन आते वो संगम के घाट पर हैं। एक जगह प्रयोग बिना किए हुए परंपरा का निर्वाह होता है, एक प्रयोग की मांग करता है, लेकिन परंपरा स्वतः सनातन जीवित रहती है। और वही मांग आज कहीं न कहीं संगम की धरती पर फिर दिखाई दी। आस्था यहां पर खुद चल करके आई। जी बिल्कुल, और ये अपने आप में एक ऐसी चीज है, ऐसी घटना जिसको लेकर अपने अपने तर्क हैं और अपने वितर्क हैं और अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आशुतोष हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।